सा चैप्टर पकड़ेंगे जो बचे हुए टाइम में कवर भी हो जाए। नाम है उसका बोरोइंग पावर्स। आ जाइए पेज नंबर 154 पर, पेज नंबर 154। देखिए अल्ट्रा वायर्स में साफ लिखा जाता है कि कंपनी लायबल नहीं है, डायरेक्टर्स लायबल है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर भी अगर वो कोई लोन दे देता है तो थर्ड पार्टी डायरेक्टर से रिसीव करना है तो करे, कंपनी लायबल नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टर से तो कोई भी लायबिलिटी ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए कौन लायबल नहीं माने जाएंगे? कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी। थर्ड पार्टी ने जो बात करनी है किससे जाके करे? डायरेक्टर से, तो उसमें डायरेक्टर्स लायबल माने जाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी के प्रोमोटर्स देंगे, जिन लोगों ने कंपनी को रजिस्टर करवाना है। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि रजिस्टर करवाने से पहले सारी की सारी पावर्स किनके पास होती हैं? प्रोमोटर के पास। एक बार कंपनी अगर रजिस्टर हो जाए तो सारी पावर्स किनके पास आ जाती हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आ जाती हैं। ये बात जानते हो ना आप? तो इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कौन? बोलिए फटाफट। प्रोमोटर्स देंगे। जो उसके बाद अगर कोई देनी है तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स देंगे। ठीक बात है? किसके बिहाफ पर? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर देंगे, और उनसे पहले शेयर होल्डर से पूरी पावर मिलनी चाहिए। तो बोरिंग पावर्स की मैंने जब पहले भी बात की तो इसके बारे में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक पॉइंट आया था, हाँ या ना? अब कुछ तो ऐसी कंपनीज है जो जिनका काम ही फाइनेंसिंग का होता है, जानते हो? उनके लिए बोरोइंग क्या पावर है या बिजनेस है? उनके लिए बिजनेस है। तो जो ट्रेडिंग कंपनी है भाई, उनको तो ये काम करने की जरूरत है नहीं, जिनका काम ही क्या है? इसी चीज में डील करना, हाँ या ना? तो ये समझ लो जो लोग उसी चीज में डील कर रहे हैं उनके लिए तो वो बिजनेस है। दिस इज नॉट बोरोइंग फॉर देम, हाँ या ना? बोरोइंग किन के लिए मानी जाएगी? जिनका वो फाइनेंसिंग का बिजनेस नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ उनका तो ये बिजनेस है, तो ट्रेडिंग कंपनीज को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात डालने की जरूरत नहीं है कि वो इसके लिए लोन भी लेंगे। उनके पास ये पावर इमीडिएटली आ जाती है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, हाँ या ना? लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज है, फाइनेंस में डील नहीं करती, उनको क्या करना पड़ेगा? बोलो फटाफट। उनको बोरिंग पावर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो लोन तभी ले पाएंगी जब उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन्हें इस पर्टिकुलर काम के लिए अलाउ करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब कितना अमाउंट बोरोइंग का करना है ये आप पहले ही लिख देते हो अपनी आर्टिकल्स में, हाँ या ना? मेमोरेंडम में पहले शो कर देते हो इस बात को। ये भी मैंने बताया था आपको, 50 लाख रुपए की मैक्सिमम लायबिलिटी ले सकते हैं हम, ये बात सारी बताई थी। तो बोरोइंग पावर्स के बारे में ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन 149 मैंने बताया था, एक याद आया? कहां था वो? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही तो है वो। अब आपको पढ़ना क्या है? पेज नंबर 154 पर ए, बी, सी और डी पार्ट पढ़ने हैं जल्दी से, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट आपको करवाऊंगा। जो कंपनीज फाइनेंस में ही डील करती हैं वो ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेड किस में? फाइनेंस में ट्रेड कर रही है। उनको तो इंप्लाइड पावर मिल गई ना भाई, कि नहीं? जिनका बिजनेस ही वही है, उनको बोरिंग पावर लिखने की जरूरत नहीं है।
उनका काम ही क्या है, उधार लिया और आगे इन्वेस्ट कर दिया पैसा, उधार लेकर उधार दिया। ठीक बात है कि नहीं? उनके लिए वो लोन नहीं है, एक तरह से वो बिजनेस है। देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में बोरोइंग की तरह मेंशन नहीं करेगी ना वो, क्योंकि ये वो बताएगी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिजनेस की तरह, बोरोइंग की तरह नहीं बताएगी। ये तो बताएंगे कि हम फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बोरो भी कर सकते हैं। लिखने की जरूरत क्या है भाई? फाइनेंसिंग का काम ही यही होता है। ये तो इंप्लाइड पावर आ गई। देखिए अगर तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, तब तो इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि उसके बिना ये बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते। ठीक बात है। अगर ये अदर देन दैट है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही ले लेंगे, है ना? नॉन ट्रेडिंग कंपनी उधार तब लेगी जब उसका ऑब्जेक्ट अलाउ करेगा। वो नहीं, बोरिंग, हाँ ये तो तभी तो देनी पड़ेगी ना बोरिंग पावर, लेकिन लिमिट भी तो बताएंगे। आर्टिकल्स में लिमिट भी बताओ। कुछ भी नहीं लिखा, बस यही बात बताई हुई है कि आपको कंपनी को इंप्लाइड पावर नहीं मिलती, अपने ही बोरिंग नहीं करने पड़ते, उसे एक्सप्रेस करना पड़ता है। लिमिट भी और पावर भी, दो बातें जब सेक्शन 149 में लिखी हैं कि आप दो बातें कब करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस मिलने के बाद। पहली बात, बिजनेस भी बाद में करोगे और बोरिंग पावर्स भी बाद में ही आएंगी। तो बोरिंग पावर्स हैं तो कितनी हैं, और हैं भी या नहीं? पहले लिखो हैं और इतनी है। ठीक बात है कि नहीं? बोरिंग पावर्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सेक्शन 292 पर आने वाले हैं अब हम। ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है ना, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर बेस्ड है जो हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। इस सेक्शन में बताई जाती है रिस्ट्रिक्शंस। क्या बताई जाती है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। दो पार्ट्स में आप इन्हें डिवाइड कर दो। पहला डिवीजन ये, या तो आप ले रहे हो डिबेंचर्स। बोरोइंग कैसे कर रहे हो? क्या डिबेंचर्स हमारे लोन है या नहीं? बोरोइंग कैसे कर रहे हो आप? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से। या फिर आप बोरोइंग कैसे कर रहे हो? अदर देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर करना है तो यह पावर किसको दी जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है ये, किसी को डेलीगेशन नहीं होगा। क्या वर्ड्स कहे मैंने? किसी भी एक डायरेक्टर को या दो डायरेक्टर्स को डेलीगेट नहीं कर सकते आप ये पावर। कौन डिसीजन लेगा? इसका डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करके? बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। बीएम क्या है? बोर्ड मीटिंग। क्या बात बताई मैंने? सेक्शन कौन सा बताया? 292। रिस्ट्रिक्शन दी है बोरोइंग पावर्स पर। किसकी बोरोइंग पावर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सेक्शन 292। अगर बोरोइंग्स आपने करनी है या तो इश्यू ऑफ डिबेंचर से करोगे,
या अदर देन इश्यू ऑफ डिबेंचर से। अगर आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर से किया तो डिसीजन कहां लिया जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, बोर्ड मीटिंग में बाय पासिंग अ। अब अगर आपने कोई और लोन लेना है तो जब ये बड़ी पावर है आपके पास तो कोई छोटा लोन लेने की पावर होगी या नहीं होगी? यस। यानी पहला तरीका क्या है, प्रोसीजर या मेथड जो मर्जी कह लो, ये सेम, या तो ये काम खुद कर सकते हैं इसी तरीके से, या फिर क्या करेंगे, 1 और 2 डायरेक्टर्स को अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपॉइंट कर देंगे। क्या वर्ड्स कहे मैंने, अपॉइंट कर देंगे। क्या कर देंगे, उनको पावर्स को डेलीगेट कर देंगे कि भाई हालांकि ये डिसीजन पूरे बोर्ड ने मिलकर लेना होता है, लेकिन छोटे मोटे लोन है ये, उसके लिए हम सारे के सारे डायरेक्टर एक ही काम में लग जाएंगे तो भाई बाकी काम कौन करेगा। इसीलिए हमारी टीम में से जो 10 डायरेक्टर हैं उनमें से हम 2 डायरेक्टर्स को फॉर एग्जांपल, या 1 डायरेक्टर को या 3 को हम अपॉइंट करते हैं कि वो ये डिसीजन अपने लेवल पर ले सकते हैं। बात समझ आई या नहीं? इसका मतलब डेलीगेशन के द्वारा भी ये लोन लिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू टेक लोन। नंबर 2, साथ ही साथ उनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो है ना, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। क्या बात बताई मैंने? जब वो ये अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे तो क्या कर देंगे, मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाई कर देंगे कि वो कितना लोन ले सकते हैं। ये है सेक्शन 292। कर दो इसे रब। चले आगे। लॉ ने एक लिमिट लगाई हुई है, स्टैट्यूटरी लिमिट। ये वो लिमिट है जो कि लॉ ने लगाई। उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी पेड अप कैपिटल है, एक तो ये पेड अप कैपिटल चेक कर लो कितनी है, प्लस जितने आपके फ्री रिजर्व्स हैं। आई बिलीव सबको फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन मालूम है क्या? हाँ, फ्री रिजर्व्स, फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। चार्ज क्या होता है जानते हो?
फ्री रिजर्व्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो सुन लीजिए ध्यान से, ये आपके पास कंपनी लॉ में बहुत काम आने वाली है। कंपनी एक्ट में दिए गए अकाउंटिंग के प्रोसीजर जो हैं उनमें बहुत काम आने वाली है। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ रिजर्व्स विच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। क्या बात बताई मैंने? दैट पार्ट ऑफ रिजर्व्स विच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी जिस हिस्से को आप शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड के रूप में बांट पाएं, वो सारे फ्री रिजर्व्स हैं। ठीक बात है कि नहीं? P&L का क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो रिजर्व्स में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्या वो फ्री है? उसका तो रिस्ट्रिक्टेड यूज है, सेक्शन 78, 77 नहीं, 77A भी नहीं, 79 है सेक्शन डिस्काउंट का। एक शेयर, एक है बाई बैक ऑफ शेयर्स, 77A जब की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। अभी नॉर्मल बातें करिए, ये बातें भी हम करेंगे अच्छी तरह से, एक एक चीज पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या है आखिरकार ये सेक्शन 77A। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, ये है आपकी क्या? स्टैट्यूटरी लिमिट। सुन लीजिए फटाफट से, क्या है ये? स्टैट्यूटरी लिमिट किसकी? स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन बोरोइंग्स। देखो, अगर आप एज अ डायरेक्टर लोन लेना चाहते हो तो आपकी कुछ लिमिट्स भी हैं। हमने अभी क्या देखा? ऊपर ये सारा पोर्शन पढ़ा रिस्ट्रिक्शंस। किसका पोर्शन पढ़ा हमने? रिस्ट्रिक्शंस का। अब अगला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? लिमिट्स ऑन बोरोइंग्स। क्या है? लिमिट्स ऑन बोरोइंग्स। स्टैट्यूटरी लिमिट्स, ध्यान से देखना। पहला हिस्सा, अगर आप बोरोइंग्स करना चाहते हो, वो बोरोइंग विच आर लेस देन स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ बोरोइंग, तो क्या होगा? दूसरा केस, इक्वल टू भी आ जाएगा इसमें। अगर आप बोरोइंग्स करना चाहते हो मोर देन स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ बोरोइंग से, तो क्या होगा? दो बातें आ गई। पहली बात बोलिए फटाफट, आप विद इन द लिमिट्स करना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन themselves borrow this much money without consent of shareholders, लेकिन अगर आप इस बोरोइंग को ज्यादा करना चाहते हो तो क्या करें? किसका कंसेंट ले लूं? बोल दो फटाफट। शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लो और उसके बाद आप इस लिमिट से भी ज्यादा का लोन ले सकते हो। यानी ये क्या हो गया?
ये है विद इन स्टैच्यूटरी लिमिट और ये क्या है, बियॉन्ड स्टैच्यूटरी लिमिट। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाओ इन जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। ये बात सबको क्लियर हो गई। सेक्शन 292 पिछला था, ये सेक्शन है 293। यही दो मेजर सेक्शन है जो आपको फाइनल में भी काम आएंगे। जब डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर अभी डायरेक्टर नहीं है आपके पास, डायरेक्टर का चैप्टर है सीए फाइनल में, तो उस केस में इन सब की जरूरत होगी, याद रखिएगा अच्छी तरह। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल्स को पहले ही अमेंड करके पावर से ज्यादा लिख दिया गया हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया गया पहले ही, परमानेंट भी किया जा सकता है, ठीक बात है कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है वो कहें जी टाइम टू टाइम आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, तब ऐसा करना पड़ेगा। आर्टिकल्स में ये तो लिख दिया जाएगा कि ये बात लिख दी जाएगी ना उसमें कि बोरोइंग कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, तो ये स्टैच्यूटरी लिमिट में तो ऑलरेडी आ गए। इससे ज्यादा लेना है तो इसके बारे में डिटेल लिख दो वहां पर, ठीक बात है कि नहीं। अपना प्रोसीजर आप लिखोगे उसके अंदर कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आ गया पॉइंट, लोन लेने की पावर भी है, मैक्सिमम इतना अपने आप ले सकते हैं, उसके बाद इन्हें हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। वो तरीका भी लिख सकते हैं कि कैसे उस लोन के लिए आप हमसे इजाजत लेंगे, किन केसेस में ऑटोमेटिकली इजाजत दे दी, किन केसेस में आपको हमसे पूछना पड़ेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो रूल्स आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं। ऐसा नहीं होता ना यार, आर्टिकल्स जब भी आप बनाएंगे तो कंपनी लॉ को तो ध्यान में रखोगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जब बनाए जाते हैं कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि ये आपकी बोरिंग्स विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो क्या आप आर्टिकल से इस रूल को भी काट दोगे, हाँ या ना? नहीं कर सकते। यानी जो भी हम आर्टिकल्स में रूल बनाएंगे दैट मस्ट बी विद इन कंपनीज एक्ट प्रोविजंस एज वेल एज मेमोरेंडम। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, आप इसके अलावा कुछ एडिशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि आप पर्पसेस बता सकते हो कि इस पर्पस के लिए अपने आप लोन ले सकते हैं, इस पर्पस के लिए पूछना पड़ेगा। अमाउंट भी बता सकते हैं, इतने अमाउंट, ये तो अपने आप ही कर सकते हैं। वो इस अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है, मिनिमम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। वो हमने पहले ही आर्टिकल्स में लिख दिया कि बार बार हमसे ना पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको ये बताते हैं कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स ये क्या फिक्स रहते हैं हमेशा, ये बताओ पहले। फ्री रिजर्व्स का बढ़ना और घटना पॉसिबल है कि नहीं? पेड अप कैपिटल भी बढ़ सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली होगा क्या, ये स्टैट्यूटरी लिमिट भी बढ़ जाएगी। अगर आप उसे भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो किया जा सकता है, ठीक बात है या नहीं। अब आपको पढ़ना है पॉइंट नंबर ई एंड एफ। अगर सारे राजी हैं तो, अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर करना चाहो तो कर सकते हो।
आर्टिकल्स को अल्टर करना चाहो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, लोन को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक बात है कि नहीं? जल्दी से पढ़िए, फटाफट फिनिश करना है हमने अभी। ये चैप्टर के अंदर बस एक पॉइंट और बाकी है, चैप्टर ओवर। बस ये जो दो बातें मैंने आपको लिखवाई हैं यही मेजर इंपॉर्टेंट हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला टॉपिक 10.2 नजर आ रहा है आपको? ये पूरा हम कर चुके हैं अभी, बस रीडिंग करनी है उसकी। एक्चुअली इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, 292 एंड 293। बाकी सारी बातें मैंने आपको अल्ट्रा वायर्स एक्ट करवाते करवाते बता ही दी हैं, सारी की सारी पावर्स। उसमें हालांकि क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बताया। मैंने ऑब्जेक्ट के साथ साथ एग्जाम्पल लोन वाले भी दे दिए। क्यों दे दिए? ताकि ये वाला एक्ट, ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कवर हो जाए। 10.2 इज ऑलरेडी कवर्ड। चलिए, लिखा क्या है? अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स। बता दो जरा, अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी अगर कोई लोन ले लिया गया तो क्या कंपनी लायबल है? नो। कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। अगर उसके बेसिस पर थर्ड पार्टी को कंपनी ने कोई सिक्योरिटी भी दे दी तो क्या थर्ड पार्टी उस सिक्योरिटी पर राइट दिखा सकती है अपना? नो। इसके लिए कौन पर्सनली लायबल माने जाएंगे? डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल माने जाएंगे। क्या पूरी की पूरी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में 100% यानी यूनानिमस वोट से भी क्या इसे लीगल साबित किया जा सकता है? नो। क्या ये लीगल डेट बनेगा कभी? नो। जरा जल्दी पढ़िए फटाफट। टेन 10.2 जल्दी से पढ़िएगा। उसका ए और बी पार्ट पढ़ेंगे आप। ध्यान से पढ़िएगा, ये सारी बातें लिखनी आएंगी आपको। अगर सिक्योरिटी दे भी चली भी गई ना, सिक्योरिटी का कोई पेपर बन भी गया तो उस पेपर की वैल्यू नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो सामान ही लेके चले गए। इसका मतलब डॉक्यूमेंट बन गया, अब उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उस सिक्योरिटी पर कोई राइट नहीं है। आइए फटाफट से देखें हम पावर्स ऑफ द लेंडर। कितनी पावर्स हैं उसके पास? अगर तो पैसा ऑलरेडी जो दे दिया है उसने कंपनी के पास ही है, खर्च नहीं किया, यूज नहीं किया, बताओ क्या वो लेंडर अपना पैसा वापस ले सकता है या नहीं? यस। कंपनी इज नॉट लायबल फॉर दैट। वो ये नहीं कह सकता कंपनी को कि मैं तो इसे एक लीगल डेट मानूंगा, मैं तो आपसे इंटरेस्ट भी क्लेम करूंगा, ये नहीं कह सकता। लेकिन क्या अपना पैसा तो वापस ले सकता है या नहीं? यस, पैसा वापस ले सकता है। यानी वो कंपनी को रोक सकता है कि जो आपके पास मेरा पैसा मौजूद है अब आप इसे यूज मत करना। अगर आपने मेरे पैसे को बोल दिया कि ये लीगल डेट नहीं है तो कम से कम मेरा पैसा तो वापस करो।
अब आप इसे यूज नहीं कर सकते। क्या ऐसा इंजंक्शन लगा सकता है या नहीं? यस। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लीजिए। इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएगा अगर उसका पैसा कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पड़ा रहा। आपने क्वेश्चन बीच में पूछा था, उसका आंसर दे रहा हूं। अगर उसका पैसा कंपनी के पास 1 महीने तक पड़ा रहा, किसकी गलती से पड़ा रहा? डायरेक्टर्स की गलती से। वो कहेगा जी मेरा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हो ना क्या होती है? कि अगर ये पैसा मेरे पास होता तो मैं कहीं ना कहीं से लोन पे देता और 10% पैसा कमा लेता। अब ये 10% का इंटरेस्ट जो मेरा लूज हुआ है कौन देगा? डायरेक्टर्स देंगे। लेकिन डायरेक्टर इसे इंटरेस्ट के रूप में नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि कॉम्पनसेशन है। कैलकुलेशन इंटरेस्ट के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन जो अमाउंट अवॉर्ड किया जाएगा वो इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्पनसेशन। इज दैट क्लियर? पढ़िए पॉइंट नंबर 1। अगर डायरेक्टर्स की गलती नहीं है तो थर्ड पार्टी की गलती मान ली जाए। है थर्ड पार्टी ने गलत किया मान लिया, लेकिन डायरेक्टर की गलती के बिना ये काम हो नहीं सकता। हाँ या ना? कुछ भी गलत करने के लिए 2 लोग चाहिए ना। डायरेक्टर्स को तो कम से कम मालूम है ना कि हमारे आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में क्या लिखा है ना? ओके, सबरोगेशन का पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रीडिंग करिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो आपने पढ़ा बताइए फटाफट, बिना देखे, ऊपर देखकर, मेरी तरफ देखकर। मैंने बता दिया था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। मैं तो बता ही दिया, मैं तो न जाने क्या क्या बताता हूं। हाँ जी, सबरोगेशन में क्या था? वो जो लेंडर है वो क्रेडिटर की जगह ले लेगा और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। उसके पास पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर वाली सिक्योरिटीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये सेम वही बात दिखी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही कंपनी उसका कोई एसेट परचेज कर ले तो, और वो ट्रेसेबल हो, ध्यान से सुनना, और ट्रेस किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कंपनी ने मेरे पैसे से ये एसेट खरीदा है, तो उस एसेट पर फर्स्ट चार्ज किसका होगा? क्रेडिटर का। चार्ज का मतलब ये होता है, चार्जेस का एक चैप्टर आएगा पूरा। चार्ज का मतलब ये होता है कि जब आपका पैसा ना मिले तो आप उस चीज को बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, चार्ज का पूरा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे इसमें। आपने जो चार्ज वर्ड बोला था वो एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है ना? अब वो कंपनी का एसेट नहीं है ना। हम कहेंगे कंपनी ने अपने नाम से एसेट खरीद तो लिया, लेकिन पैसा किसका है? क्रेडिटर का। कंपनी को ये क्रेडिटर का पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो भाई एसेट भी नहीं चाहिए। कौन से वाले केस में? इससे पहले वाला केस कौन सा, जिसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी? नो। चार्ज का मतलब होता है या तो किसी स्पेसिफाइड एसेट पर, क्या कंपनी के पास कोई एसेट आया जिस पर वो चार्ज लगाए? नो। वो क्रेडिटर बन गया, कंपनी उसे कैश पे करेगी, जैसे मर्जी करे। वो कंपनी के एसेट को बेचकर पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अगर मनी की आइडेंटिटी सेम है, 1 लाख रुपया दिया, 50,000 का एसेट खरीद लिया, 50,000 पड़ा हुआ है, तो वो 50,000 ट्रेस किया जा सकता है। वो कैश ले लो, और जो प्रॉपर्टी खरीदी वो प्रॉपर्टी ले लो। ट्रेसेबल होना चाहिए। हाँ, ट्रेसेबल होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। और भैया
नुकसान आपको हो गया, अभी मैंने इंटरेस्ट वाला एग्जांपल बताया था, किससे क्लेम करें डैमेजेस? डायरेक्टर से। पॉइंट नंबर 4। अब बोरोइंग्स अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट पहले ही बनवा दिया, जिसमें रेटिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो फ्लो चार्ट निकाल लीजिए। जिसमें मैंने बताया था एक अल्ट्रा वायर्स लोन है, या तो ये अल्ट्रा वायर्स द कंपनी होगा, क्या बोलेंगे? कंपनी इज नॉट लायबल, कैन नॉट बी ratified by even a unanimous vote in general meeting of shareholders। और अगर ये अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स ओनली का मतलब इंट्रा वायर्स द कंपनी है, तो या तो कंपनी इसे रेटिफाई कर देगी या फिर कंपनी इसे रेटिफाई नहीं करेगी। अगर रेटिफाई कर दिया तो कंपनी इज लायबल, रेटिफाई नहीं किया तो ऐसे केस में दो बातें हो सकती हैं। लायबल तो डायरेक्टर ही माने जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक की आपने, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं। या तो कंपनी में पे एट फर्स्ट एंड देन रिकवर फ्रॉम होम, रिकवर फ्रॉम डायरेक्टर्स, या फिर डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली लायबल। पर्सनली तो दोनों में ही है, डायरेक्टली जो है वो पे करेंगे। एक्सेस अमाउंट के लिए लायबल होंगे, जितना कंपनी की पावर में उन्होंने किया, कंपनी की पावर में है तो उसे वैलिड मान लिया जा सकता है। हां, लेकिन सामने वाली पार्टी आधे लोन को तो वैलिड मानेगी नहीं, तो उस पर्टिकुलर लोन को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर लो विद इन द लिमिट्स, ये अलाउड है। बात समझ आई कि नहीं? इस पर्टिकुलर केस में रेटिफिकेशन ये पावर में होगा तो कर पाएंगे, इसमें तो आउट ऑफ द पावर है, इसके लिए तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ये पावर में है ना, इसीलिए क्या किया जाएगा? जो कंपनी रेटिफिकेशन इसका नहीं करना चाहती, उसके लिए कंपनी अपने हिस्से के लिए तो लायबल मानी ही जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? डायरेक्टर के हिस्से के लिए भी पहले लायबल मानी जा सकती है, बट कंपनी करेगी क्या? वो पैसा डायरेक्टर से रिकवर कर लेगी। इसमें तो कंपनी की लायबिलिटी है ही नहीं, बियॉन्ड द पावर है, कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो तो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो डायरेक्टर्स लायबल है, कंपनी इसके लिए कभी लायबल नहीं मानी जाती। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 ओवर होता है।